एजुकेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो एस्पायरेंट्स इंग्लिश लिटरेचर से कंसर्न है वो एजुकेशनल पैनोरामा की प्ले लिस्ट इंग्लिश लिटरेचर में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने चले हैं। याद रहे कि लिटरेचर क्या होता है। लिटरेचर एक्नॉलेज्ड राइटिंग होती है, यानी ऐसी तहरीर जिसकी अज़मत मुसल्लमा हो, जिसमें इस्थेटिक यानी जमालियाती ज़ौक़ हो और पढ़ने वाला आश आश कर उठे, उसको लिटरेचर कहा जाता है। आपको पता है असर हाजिर में इंग्लिश का तोती बोल रहा है, लिहाजा इसका लिटरेचर भी बड़ा हसीन व जमील है। इसका कैसे आगाज़ हुआ, हम मुकम्मल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज हिस्ट्री का पहला इरा एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ये 670 से शुरू होता है और 1100 में ख़त्म हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड 670 से शुरू होता है और 1100 में ख़त्म हो जाता है। हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो। सबसे पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि सियासी सूरत हाल और गवर्नमेंट्स का क्या निज़ाम था। आपको पता है जिसको हम बरतानिया कहते हैं, ब्रिटेन, यानी ये एक रूम का सूबा था। आपको पता है रूम सल्तनत रोमन एम्पायर बहुत वसी थी और ब्रिटेन भी उसका एक सूबा था। यहाँ एक कौम आबाद थी जिसको ब्रिटेन, यानी जिस बुनियाद पर हम बरतानिया कहते हैं, ये कौम थी ब्रिटेन, या सेल्ट्स कहा जाता है, CELTS, सेल्ट्स या ब्रिटेन। ज़्यादा शोहरत ब्रिटेन को हासिल हो गई। यहाँ एक कौम आबाद थी, ये एक सूबा था रोमन एम्पायर का, और ये इंतहाई पुरअमन लोग थे और ये खित्ता इंतहाई ज़रखेज़ था। आपको मालूम होना चाहिए कि रोमन एम्पायर में सेंट अगस्टाइन एक बहुत बड़े ईसाई आलिम हो गुजरे हैं जिसने पूरे यूरोप को क्रिश्चियनाइज़ किया और वो इसमें कामयाब भी रहा। तो ये ब्रिटेन सूबा जो था, जो रोमन एम्पायर का था, ये 5वीं सदी में क्रिश्चियनाइज हो गया। ये क्रिश्चियन लोग थे, इंतहाई पुरअमन लोग थे और ये रोम का एक सूबा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ इसके जो नेबर्स थे वो बड़े घुसपैठिए थे, वो हर वक्त हमले करते रहते थे। बिलखसूस डेनमार्क जो था, यानी ये यूरोपियन कंट्री था, अब तो कंट्री उस वक्त सूबा था, तो इसके साथ डेनमार्क, स्कॉटलैंड वगैरह थे। तो ये कबाइल जो इर्द गिर्द इसके थे बरतानिया के, ब्रिटेन के, वो बहुत ज़्यादा लड़ाके, जंगजू, लुटेरे थे। तो डैनिश ट्राइब बिलखसूस दो बड़े बदनाम ज़माना थे, पिक्ट्स और वाइकिंग, ये हर वक्त हमले करते रहते थे। तो रूम ने कहा कि यहाँ हमारी चूँकि कंप्लीट इस सूबे पर गिरफ्त नहीं है, तो उन्होंने विदड्रॉ कर लिया, यानी वो चले गए, रूम वाले चले गए। रूम वालों की ज़ुबान लैटिन थी और उनका ज़्यादा जो तारफ़ी पहलू था वो क्रिश्चियन थे, ठीक है, वो चले गए। अच्छा, उसके बाद ये सूबा अपने रहमो करम पर, ब्रिटेन सूबा जो बरतानिया जिसको आज कहते हैं, ये अपने रहमो करम पर था। तो यहाँ का राजा जो था वार्टीजर्न, उसने नॉर्थ जर्मनी के 3 कबाइल थे, एंगल, सैक्सन और जूट्स। ये एंगल वही कबीला है जिस पर आज इंग्लैंड और इंग्लिश है, यानी जिसका नाम। तो इसने नॉर्थ जर्मनी के 3 कबाइल को ख़त लिखा कि यार ये जो डैनिश ट्राइब हैं, पिक्ट्स और वाइकिंग, यार वक्त हमले कहते रहते हैं, रूम तो मुझे छोड़ गया, आप मेहरबानी करके मेरी मदद करें और इस तकलीफ़ की सूरत हाल से मुझे निजात दें। तो ये 3 कबाइल नॉर्थ जर्मनी से, जिनको जर्मैनिक ट्राइब भी कहा जाता है, ये एंगल, सैक्सन और जूट उसकी दावत पर बरतानिया में आ गए उसकी मदद करने के लिए। उस वक्त बरतानिया मेजर 3 इसके टेरिटरीज थे, 3 प्रोविंस थे, एसिक्स, सैसिक्स और वैसिक्स। अच्छा, वो पंजाबी में एक कहावत है कि आग लैन आई ते घर दी सैन बन बैठी। ये 3 कबाइल आए तो मदद के लिए थे, यानी ब्रिटेन की सेल्ट्स की मदद के लिए आए थे, लेकिन ये खुद आबाद हो गए और इनकी आबादकारी का जो सिस्टम है
वो 670 AD में इन्होंने कैट्स को मेजॉरिटी को मार मूर कर खुद काबिज हो गए। यानी 670 AD में इनका इक़्तिदार मुकम्मल हो गया और अब एंग्लो सैक्सन चलने शुरू हो गए। जो सेल्ट्स या ब्रिटन थे वो बेचारे रहे तो सही लेकिन तकरीबन मादूमी की हालत को चले गए। अच्छा, एंग्लो सैक्सन इरा में, ये ओल्ड इंग्लिश का जो इरा है, ये बड़ा हसीन दौर है और इसमें एक शख्सियत जो इनका एक किंग था उसका सबसे बड़ा रोल है। इंग्लिश की बुनियाद भी उसी ने रखी, लिटरेचर की बुनियाद भी उसी ने रखी और उसने ओल्ड इंग्लिश की बुनियाद, इंग्लिश का बानी भी है। इसका नाम है अल्फ्रेड द ग्रेट ऑफ वेसिक्स। ये वेसिक्स का था राजा, अल्फ्रेड द ग्रेट ऑफ वेसिक्स। इसका दौर इक़्तिदार 831 से 899 यानी 99 है और ये बहुत आलिम और साहिब अरूज शख्सियत थी और ये बानी है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए पहले रोमन थे, रोमन के बाद एंग्लो सैक्सन आ गए। एंग्लो सैक्सन पीरियड को ही हम पढ़ रहे हैं तो इनका इख्तिताम फ्रांस वालों ने किया और एंग्लो सैक्सन का आखिरी किंग था हैरोल्ड और इसको विलियम द कॉन्करर ऑफ नॉर्मैंडी फ्रांस ने, विलियम द कॉन्करर ऑफ नॉर्मैंडी ने बड़े 70,000 के लश्कर के साथ बड़ी अबरतनाक शिकस्त दी बैटल ऑफ हेस्टिंग में और 1066 में एंग्लो सैक्सन इरा का ख़ात्मा हो गया और अब फ्रांस वाले काबिज हो गए। ये इंग्लिश का भी ज़वाल शुरू हो गया और इंग्लिश में फ्रेंच बहुत मिक्स होनी शुरू हो गई और ये इस तरह इस दौर का एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ख़ात्मा विलियम द कंकरर के हाथों हुआ। अच्छा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं, पहले रोमन थे, इब्तदाई जो आबादकार हैं वो ब्रिटन या सेल्ट्स हैं, उसके बाद एंग्लो सैक्सन आए, एंग्लो सैक्सन के बाद फ्रांस वाले आ गए। अच्छा जी, इंग्लिश की बुनियाद कैसे पड़ी? मैंने आपको पहले बताया कि अल्फ्रेड द ग्रेट्स ने, अब यहाँ कई डायलैक्ट्स हो गए। सबसे पहले तो यहाँ जो सेल्ट्स या ब्रिटेन थे वो लैटन, यानी रूम का सूबा था, लैटन ज़्यादा डोमिनेट था। उसके बाद जो डैनिश इन्वेडर थे, पिक्ट्स और वाइकिंग, वो भी यहाँ आकर काफ़ी हद में आबाद हो गए। ऊपर से एंग्लो सैक्सन आ गए तो ये कई डायलैक्ट्स इकट्ठे हो गए, लैटन, उसके अलावा इन्वेडर्स के डायलैक्ट्स, एंगल सैक्सन और यूट्स के डायलैक्ट्स। तो अल्फ्रेड द ग्रेट ने इन सारे डायलैक्ट्स को मुजतमे करके ओल्ड इंग्लिश की बुनियाद रखी। ये इंग्लिश की बुनियाद थी और एंगल कबीले के नाम पर इसे इंग्लिश कहा जाता है और ये सारे डायलैक्ट्स का इज्तमा है, यानी लैटन का, इन्वेडर्स के जो डायलैक्ट्स थे और एंगल सैक्सन और यूट्स के थे और इस तरह इंग्लिश का आगाज़ हुआ जो इस वक्त राज कर रही है। याद रहे कि इंग्लिश की फैमिली एंडो यूरोपियन है, यानी इंडियन और यूरोपियन, यानी इस फैमिली से बिलोंग रखती है जिसमें संस्कृत, ईरानियन, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस भी शामिल हैं, यानी ये इंडो यूरोपियन फैमिली। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, करैक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेचर। इस दौर में लिटरेचर, पहली बात तो ये है कि ना प्रिंटिंग प्रेस थी और ना कोई इस किस्म का सरपरस्ती वाला रुझान था कि लिटरेचर महफूज रहता, लेकिन फिर भी इस दौर के लिटरेचर को दो सेक्शन में पहले माइंड में रखें। याद रहे कि जो सेल्ट्स या ब्रिटन थे वो क्रिश्चियन थे और ये जो कबाइल, हमला आवर कबाइल थे, वाइकिंग, पिक्ट्स, एंगल सैक्सन, यूट्स, ये मेजॉरिटी पैगन मिजाज थे, यानी ये किसी रिलीजन पर इतनी गहराई और शिद्दत के साथ यकीन नहीं रखते थे। तो आपको पता है उस वक्त जंगें खासा हुआ करती थी, जंग और मोहब्बत, ये दो काम होते थे उस वक्त इतने ओल्ड एज में। तो उनकी जंग और मोहब्बत डोमिनेंट पहलू था और जो ब्रिटेन थे उनका मज़हब डोमिनेंट पहलू था, गालिब पहलू था। तो लिहाजा इनका लिटरेचर इन दो टॉपिक्स के गिर्द घूमता है। इस दौर को डार्क एज कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा जंगें हो रही थी। आप सुन रहे हैं कभी रोम आ रहा है, कभी हमला आवर आ रहे हैं, कभी एंग्लो सैक्सन आ रहे हैं, मतलब हर वक्त हालत जंग में ये दौर गुजरा है, इसलिए इसको डार्क एज कहा जाता है। एक जंगें बहुत थी, एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, छपता छुपता तो था कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपको पहले वजाहत कर चुका हूँ कि
इन्वेडर पैगन थे, काफिर थे जिसको आप कहते हैं, और उनका मेन टॉपिक शिवालरी। शिवालरी होता है दिलेरी, नाइट का कंसेप्ट, ब्रेवरी का कंसेप्ट, जंगें, एडवेंचर, और दूसरा उनका टॉपिक लव था। ठीक है, तो ये ज़्यादा पैगन्स जो थे, और जो लोकल थे यानी ब्रिटेन या सेल्ट्स जिन्हें कहा जाता, वो क्रिश्चियन थे, और उनका लिटरेचर एक्लीजियास्टिकल मजहबी था, गॉड, फेथ, हज़रत ईसा की क्रॉस, उनकी शहादत वगैरह वगैरह, जो मामलात मजहबी किस्म के होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेट थे। अच्छा, इसमें याद रहे कि ज़्यादा जो लिटरेचर हमें मिला है वो अक्सर ज़ाया शुदा है, फ्रैगमेंट्री है, टुकड़े हुए हुआ है, कुछ हिस्सा महफूज है, कुछ हिस्सा महफूज नहीं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी हुई तहरीर को कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो महफूज हैं वो हम तक जो पहुँचे हैं वो ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में। अच्छा, उस दौर में जिस तरह हमारी कम्युनिटी में मिरासी शायर होते थे, पोएट्री लिखते थे, तो उस वक्त बॉर्ड होते थे, वो ओरल पोएट्री मतलब है सीना बसीना, वो मुख्तलिफ मकामात पर, बोन फायर पर, मुख्तलिफ फीस्ट में, दावतों में वो पोएट्री पढ़ा करते थे और मूव करते थे। जिस तरह आज से पहले हमारे कल्चर में मिरासी या सैर होते थे, ढोले वगैरह और इस किस्म की दिलेरी के कारनामे और गाने वगैरह, ये सीना बसीना चलते थे। दूसरा, इस दौर में क्रॉनिकल हमें मिले हैं, यानी हिस्ट्री। इस दौर में हिस्ट्री लिखी जाती थी, क्रॉनिकल, हिस्टोरिकल इवेंट्स और पॉलिटिकल इवेंट्स जो थे वो थे। इसके अलावा चूंकि मज़हब का भी गलबा था, लिहाजा सरमन, खुतबा, मजहबी तकरीर या मजहबी स्पीच जो होती है उसको सरमन कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अल्फ्रेड द ग्रेट ने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन कराई लैटन से इस नई ज़ुबान ओल्ड इंग्लिश में। लैटन उसने खुद भी सीखी हुई थी, उसने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन की, यानी लैटन से ओल्ड इंग्लिश को इल्म मुंतकिल करवाया। अच्छा, रिडल्स बहुत होती थी, पहेली, वो एक देव आया, उसने ये सवालात किए, पहेलियाँ जिसको आप कहते, बुझारतें भी कहा जाता। लव और डोमेस्टिक लाइक बहुत ज़्यादा गालिब थी। तो इस दौर के लिटरेचर दो सेक्शन में, एक पैगन कल्चर जिसमें शिवालरी, दिलेरी, लड़ाई, मर्द, नाइट, ठीक है, और दूसरा हिस्सा मजहबी है जिसमें सरमन्स, रिलीजियस पोएम वगैरह वगैरह, हामद, नात जिस तरह हमारी मजहबी होती हैं वो उनकी ज़्यादा थी। तो ये था इस लिटरेचर की मेन करैक्टरिस्टिक। अच्छा, लिटरेचर में जो मेन शख्सियात हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगा। सबसे पहले तो है सेंट बेड। अच्छा, ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है या एंग्लो सैक्सन पीरियड है, आपको मालूम है कि हमें कैसे पता चला कि ये इस तरह आए, पहले सेल्ट्स थे फिर वो वाइकिंग आए? तो ये सारी बातें हमें सेंट बेड की से पता चला। ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन था और इसने क्रॉनिकल लिखे, और इसी की वो लिखी हुई बातों से हमें इस दौर का जो तारीख का हमें पता चलता है वो सेंट बेड से पता चला। ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन था और इसके क्रॉनिकल यानी हिस्ट्री की राइटिंग से हमें पता चलता है। अच्छा जी, दूसरी बहुत बड़ी शख्सियत, सेंट बेड से तो हमें हिस्ट्री का पता चला, दूसरी शख्सियत मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अल्फ्रेड द ग्रेट, जो एंग्लो सैक्सन बहुत शान व शौकत वाला बादशाह था। इसने सबसे पहला काम किया, ये बानी है इंग्लिश, पायनियर है, तो इसने लैटिन सीखी, फिर लैटिन से इस नई ज़बान जो कई डायलेक्ट्स के इम्तिजाज से वजूद में आई थी उस लैटिन सीखी, और काफ़ी प्रोज़ का भी ये बानी है, इसने प्रोज़ को जो है वो लॉन्च किया, ट्रांसलेशन को लॉन्च किया। अच्छा, तीसरी बड़ी शख्सियत कैडीमोन है। कैडीमोन रिलीजियस सॉन्ग्स इसने बहुत ज़्यादा लिखे हैं। कैडीमोन और साइनी वोल्फ ये दोनों रिलीजियस पोएट थे। कैडीमोन, साइनी वोल्फ। फिर मैं शख्सियत रिपीट कर दूं, सेंट बेड है जो हिस्टोरियन है, अल्फ्रेड द ग्रेट ये प्रोज का बानी भी है, ट्रांसलेशन भी बहुत करवाई। कैडीमोन और साइनी वोल्फ जो हैं वो मजहबी शायर। अच्छा, इस दौर की जो राइटिंग है वो कोई उनका नाम नूम नहीं लिखते थे, बस ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट है, मुसवदा है, हाथ से लिखी हुई, और ये जो नाम हमने अब लिखे हुए हैं ये हमने खुद मेन करैक्टर से, जैसे बियो वुल्फ है तो वो एक करैक्टर है, हीरो है, तो उससे हमने रख दिया। तो सबसे मशहूर मैन्युस्क्रिप्ट और पहला मैन्युस्क्रिप्ट है विडसिथ, ठीक है, पहला मैन्युस्क्रिप्ट है विडसिथ। अच्छा, दूसरा मशहूर जो कॉमन मैन भी जानते हैं, बियो वुल्फ। बियो वुल्फ एक
एपिक पोएम है। एपिक पोएम को आम जुबान में कहा जाता है रज़्मिया नज़म है। रज़्मिया नज़म होता है जिसमें हीरो की एडवेंचर, लड़ाइयाँ, दिलेरी वो बयान की जाती है। तो इसका जो हीरो है वो बियोवुल्फ है और वो एक देव है, यानी ग्रैंडल मास्टर से लड़ाइयाँ लड़ता है, फिर उसकी वो मार देता है, उसकी माँ से फिर लड़ता है। तो ये ग्रैंडल मास्टर से उसकी मुख्तलिफ लड़ाइयों की कहानी है बियोवुल्फ, ये एपिक पोएम है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कहा कि दूसरा उनका टॉपिक लव ज़्यादा होता था, तो एक कंप्लेंट ऑफ ड्योर है। कंप्लेंट ऑफ ड्योर ये लव स्टोरी है, लव के टॉपिक पर है। और सबसे मशहूर जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एग्जीटर है। एग्जीटर में 131 पोएम्स हैं। तो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का मुख्तसरन सा तारुफ था। एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड 670 से 1100 तक, इस दौर में इंग्लिश की बुनियाद रखी गई और इंग्लिश एंगल किससे निकली है? एंगल की ज़ुबान, यानी इंग्लिश, और इंग्लैंड भी इसी से निकला है। और जो पहले से आबाद कबीला था वो ब्रिटेन थे, जिससे बरतानिया भी आज कहा जाता है। तो रोमन एम्पायर के बाद एंग्लो सैक्सन का राज और इंग्लिश का आगाज़। दो मेन टॉपिक थे, शिवालरी यानी दिलेरी और एक्लीजियास्टिकल यानी मजहबी। और इस दौर में तहफ़्फ़ुज़ अदब का कोई पहलू ना होने की वजह से ये ओरल ज़्यादा थी और मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में हम तक पहुँची। थैंक्स वेरी मच।